नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। फाइनल रिपोर्ट में तमाम बड़ी खबरों के साथ हम दोनों हाजिर हैं और आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि देश और दुनिया में आखिर आज क्या हुआ है। वो 6 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। आखिर लालू का वो खेल कौन सा है जिस पर अब लगातार घमासान जारी है। तमाम खबरें होंगी आज फाइनल रिपोर्ट में। बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है। आज की क्या कुछ बड़ी खबरें रही हैं, वो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून की बात हो या फिर आया चक्रवाती तूफान हो और अलग अलग जगहों पर किसानों का प्रदर्शन। तमाम अहम खबरें हैं जिन पर आज तफसील से आपको बताएंगे फाइनल रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले आपको हम 6 तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। आज की बड़ी खबरें जो हैं, 6 बड़ी खबरें आज की कौन सी रही हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको हम बताते चलते हैं। दरअसल पहली अहम खबर दरअसल लालू के खेल से जुड़ी हुई है। आज एकाएक लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो क्लिप सामने आया। कथित तौर पर यह ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें लालू प्रसाद यादव लल्लन पासवान से बातचीत करते नजर आते हैं। कथित तौर पर यह ऑडियो जो वायरल हुआ है, इसमें स्पीकर के चुनाव को लेकर उस पर अपसेंट की बात की गई है, खरीद फरोख्त का जिक्र किया गया, जिसके बाद बिहार की सियासत में नया उबाल आ गया। अहम खबरों में से ये रही। वहीं आपको बता दें कि लव जिहाद उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ही सख्त कदम उठाया है। साथ ही आपको बताएं कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अहम खबर रही है, तूफान का कहर लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर अगर देखा जाए तो तूफान देखने को मिला है। इन सब के बीच में दरअसल बंगाल की खाड़ी का अगर बात की जाए, यहां पर चक्रवात तूफान निवार देखने को मिला जिसकी रफ्तार बेहद तेज है और इसने तबाही भी मचाई है। तो वहीं कोरोना के कहर की भी बात करते हैं क्योंकि कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया में कोरोना वायरस से त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें 180 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है और उसका कहर नहीं थम रहा है। अगर मामलों की बात करें तो दुनिया में कोरोना के मामले मंगलवार यानी 24 नवंबर तक 5,91,00,000 से अधिक दर्ज किए गए हैं। इन सब के बीच में आपको बताते चले, महिलाओं के अधिकार को लेकर भी एक अहम खबर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन कपल्स के लिए अहम फैसला लिया है जो अपने मनपसंद साथी के साथ और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं। दरअसल कोर्ट ने यह कहा है कि एक वयस्क महिला अपनी मर्जी से कहीं और किसी के भी साथ रहने के लिए आजाद है। कोर्ट ने ऐसे ही मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया है जिसमें उसने ये कहा है कि युवती तकरीबन 20 साल की है और वयस्क है। ऐसी स्थिति में परिजन उस पर अपना कोई भी फैसला थोपने का दबाव नहीं डाल सकते। अब बात अहमद पटेल की भी कर लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अब हमारे बीच वो नहीं रही हैं। आपको बता दें कि देश की राजनीति में जब जब वरिष्ठ नेताओं का जिक्र होता है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का नाम खास तौर पर लिया जाता है। इन सबके बीच में किसानों की भी एक अहम भूमिका है क्योंकि किसान लगातार अब कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। किसान भी इस समय आंदोलित नजर आ रहे हैं। पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करते नजर आए और बीच में हरियाणा में हालांकि उनको रोक भी लिया गया था। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात सबसे पहले बिहार की करेंगे। बिहार में चुनाव हुए, चुनाव में उलटफेर हुआ, उलटफेर के बाद अब स्पीकर का चुनाव हुआ। स्पीकर के चुनाव से पहले कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो किसका? लालू प्रसाद यादव जो जेल के भीतर बंद हैं, उन्होंने लल्लन पासवान को फोन कर दिया। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने लल्लन पासवान को जो फोन किया उसमें इस बात का जिक्र कर दिया कि स्पीकर के चुनाव में वो ना जाएं, जिससे आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी महागठबंधन मौजूदा सरकार को गिरा देगी और उन्हें मंत्री पद दे दिया जाएगा। ये जब ऑडियो वायरल हुई इसके बाद बिहार में हाहाकार मच गया। देखिए जरा रिपोर्ट के माध्यम से आखिर ऑडियो के वायरल होने के बाद किस तरह से सियासी भूचाल
बिहार में। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो। हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। लालू प्रसाद यादव जेल में रहकर भी आरजेडी को फायदा पहुंचाने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इसी का जी ताजा सबूत है ये ऑडियो टेप। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा। दरअसल बिहार की राजनीति में एक ऑडियो टेप से भूचाल आ गया है। ये ऑडियो टेप किसी और का नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का है। इससे भी बड़ी बात यह कि लालू यादव इस वक्त चारा घोटाले को लेकर सजा काट रहे हैं। लालू यादव का ये ऑडियो सुशील कुमार मोदी ने जारी किया। सुशील मोदी द्वारा जारी किए गए इस ऑडियो में लालू यादव को बीजेपी के लल्लन पासवान को फायदा पहुंचाने की बात कहते हुए साफ सुने जा सकते हैं। लालू यादव बीजेपी नेता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अनुपस्थित हो जाइए ताकि हमारा स्पीकर विधानसभा में चुन लिया जाए। इस पूरे ऑडियो टेप में है क्या, सबसे पहले उसे पूरा सुनिए। हाँ, पासवान की बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो। तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो। लालू यादव का ये ऑडियो 24 नवंबर का जान पड़ता है क्योंकि इसमें लालू यादव कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप कल विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में हमारा साथ दें। यानी कि लालू यादव अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जेल से ही सियासी चालें चल रहे हैं। वो विधायक से अनुपस्थित होने की बात कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जल्द ही सरकार गिर जाएगी और हम आपको फायदा देंगे। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं। तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात कर रहा था। हमको लगा कि कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। मैंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही सब उन्होंने कहा मेरा का बहाना करो, ये करो। तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं, जो बात भी है। वैसे आपको बता दें कि लालू यादव इस वक्त जेल में भी नहीं है। बिहार चुनाव से ऐन पहले उनकी तबीयत को देखते हुए रिम्स निदेशक के खाली पड़े केली बंगले में शिफ्ट किया गया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान भी ये आरोप लगाया था कि केली बंगला आरजेडी दफ्तर में तब्दील हो गया है और सजा काट रहे लालू यादव अपने रसूख का इस्तेमाल कर चुनाव में आरजेडी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एनडीए चुनाव जीत चुकी है और महागठबंधन हार चुका है। बावजूद इसके लालू यादव हार मानने को राजी नहीं है और खुद को मजबूत करने के लिए लालू यादव का जेल से भी सियासी खेल जारी है। तो सुना आपने, क्या वो ऑडियो था जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन अब जहां ये वीडियो वायरल हुआ है तो साफ जाहिर है कि बीजेपी की तरफ से इस पर तंज कसा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लालू जी के खिलाफ रांची में, झारखंड में जाकर के वह दायर कर रहे हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट उनके पीआईएल का संज्ञान लेगा और रत्नेश कुशवाहा जी ने जो पीआईएल किया है उसके तहत लालू जी को रिम्स से हटा करके डायरेक्टर के बंगले में पुनः डायरेक्टर को दिया जाएगा जो अभी सर्किट हाउस में है, और इनको जेल भेजने का कार्य हाईकोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। और झारखंड सरकार से हम मांग भी करेंगे। सरकार को लीगल एक्शन लेगी आपकी सरकार? नहीं, बोलने दीजिए ना। और यह जो फोन हुआ है ये झारखंड से हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करे। इस पूरे मसले को लेकर अब तेजस्वी यादव भी सामने आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव तो ये तक कह गए कि विधानसभा के भीतर वो लोग मौजूद थे जो ना ही विधायक हैं और ना ही एमएलसी। सुनिए जरा तेजस्वी यादव ने पूरी बात क्या कही। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा, और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बाकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा, कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए, उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ। ये तो हर जगह ये पूरी देश और दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। चलिए अब बात लव जिहाद की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त हो गई है। आपको बता दें कि एक बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में से 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार लव जिहाद को लेकर अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश में कई बातों का जिक्र किया गया है। धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर जो अध्यादेश जारी किया गया, आखिर क्या है जरा समझिए हमारे ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल झूठ, जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर अब सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर यह अध्यादेश आ गया है। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराने पर शादी कैंसिल कर दी जाएगी। सिर्फ शादी के लिए अगर किसी भी महिला का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो शादी कैंसिल हो जाएगी। अध्यादेश को लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ये अध्यादेश दरअसल लव जिहाद की घटनाएं जो सामने आई उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर किया गया है। किसी धर्म विशेष की बात अध्यादेश में नहीं है, यानी कि सभी धर्म इसमें संलिप्त हैं, इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और अध्यादेश धर्म परिवर्तन से जुड़े हर मामले में लागू होगा। ये जो अध्यादेश लाया गया है धर्म परिवर्तन से जुड़े हर एक मामलों में लागू होगा। नाबालिग और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने पर दंड का प्रावधान है। 3 से 10 साल तक की जेल के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
3 से 10 साल तक की या तो सजा होगी या 25,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। आपको यह भी बता दें, दोषी पाए जाने पर 3 से लेकर 10 साल तक की जेल और 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप दोषी पाए जाते हैं, स्वेच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन भी साबित करना होगा। अगर आपने स्वेच्छा से किया है धर्म परिवर्तन, उसे भी आपको साबित करना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन कराने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले देनी होगी। अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। बिना मजिस्ट्रेट को बताए धर्म परिवर्तन करने पर सजा का प्रावधान है। अगर मजिस्ट्रेट को जानकारी नहीं दी गई है तो भी आपको सजा मिलेगी। ऐसे में 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, बताते नहीं है, तो भी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। धर्म परिवर्तन के लिए लिखित सूचना और अधिकारी के सामने पेश होना होगा। आपको लिखित सूचना देगी होगी, अधिकारी के सामने भी पेश होना होगा। बताना होगा कि बिना किसी लालच या बहकावे के आप धर्म परिवर्तित कर रही हैं। आपको बताना होगा कि आखिर क्यों कर रही हैं। कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान है। कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 1 साल से 5 साल की सजा इसमें रखी गई है और साथ ही साथ 15,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। 1 साल से 5 साल की सजा के साथ ही 15,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। ये वो अध्यादेश हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार लव जिहाद को लेकर सामने आई है। चले, ये थे ग्राफिक्स आपको हमने दिखाए कि अध्यादेश को लेकर क्या कुछ उस अध्यादेश में है जो उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है लव जिहाद को लेकर। लेकिन एक और चीज आज देखने को मिली, गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं दरअसल कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना की स्थिति इस वक्त बेहद ही गंभीर है। एक बार फिर से कोरोना की लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत तमाम राज्य इससे ग्रसित फिर से हो रहे हैं और कोरोना अपने पैर पसार रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की और यह भी पूछा कि बताइए आप अपने राज्य में किस तरह से कोरोना को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आप कदम उठा रहे हैं। जरा समझिए इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर किस तरह की स्थिति इस वक्त देश के भीतर कोरोना के मद्देनजर है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया में कोरोना के मामले मंगलवार रात यानी 24 नवंबर तक 5,91,00,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। इस समय दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की गिरफ्त में हैं। दुनिया भर में अब तक 5,91,00,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं और करीब 2 करोड़ एक्टिव केस हैं और 3.25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं भारत की बात करें तो देश में मंगलवार यानी 24 नवंबर को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 92 लाख के करीब पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मंगलवार को 24 घंटे में 37,975 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 91,77,840 हो गई। इस दौरान 480 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके चलते कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,34,218 पर पहुंच गई। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 86 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 86,04,955 हो गई। लेकिन ये आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना से विस्फोट हो रहा है। देश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से नई गाइडलाइंस जारी की है।
क्या है नई गाइडलाइंस में, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। कार्यक्रमों में ज्यादातर 200 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत। राज्य सरकारें 200 लोगों की संख्या को कर सकने की छूट। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर केंद्र से चर्चा के बिना नहीं होगा लॉकडाउन। जिला प्रशासनों की होगी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी। जिलों और राज्यों की वेबसाइटों पर होगी कंटेनमेंट जोन्स की लिस्ट। एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई रोक नहीं। बुजुर्गों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी पर जोर। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे ताजा दिशा निर्देश। कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ने का एक कारण त्योहारी सीजन को भी माना जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जंग में कमर कस ली है। अब देखना कोरोना की नई गाइडलाइंस आने से क्या मामलों की रफ्तार पर ब्रेक लग पाता है या नहीं। न्यूज डेस्क, JK 24/7 न्यूज। चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की कोविड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5246 नए केस सामने आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है कि राजधानी में कोरोना से 99 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई है। बड़ी खबर, दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 5 अब दर्ज की गई है। पिछले 5 दिन में हम ये देख रहे थे कि 100 से ज्यादा ही लोगों की जान 24 घंटे में जा रही थी, लेकिन अब 99 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई है, जो भी चिंताजनक है। भले ही आंकड़ा 99 का हो, लेकिन 100 से कम नहीं है, लमसम 100 का ही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। 5 दिन बाद 100 से कम लोगों की मौत दर्ज की गई है। लगातार कुछ दिनों से 100 से अधिक केस सामने आ रहे थे। फिलहाल आज का यह दिन है जब 99 लोगों की मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की करते हैं। देश की राजधानी में अगर कभी जब भी बात आएगी वरिष्ठ नेताओं की, तो हमेशा अगर नाम आएगा अहमद पटेल का, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ना कभी मंत्री पद की चाहत की, ना कभी प्रधानमंत्री पद की चाहत की। आज उनके निधन पर सभी लोग उनको उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए अहमद पटेल के बारे में। देश की राजनीति में दमखम रखने वाले अहमद पटेल ने बुधवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बता दें कि पटेल 1 महीने से कोरोना पॉजिटिव थे। मेदांता में उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के बेहद करीबी नेता अहमद पटेल का निधन होने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये झटका ऐसे समय में लगा है जब पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। ऐसे ही घमासान से पार्टी को निकालने के लिए अहमद पटेल हमेशा ही सक्रिय भूमिका में रहते थे। पटेल 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे। साल 2004 और 2009 में हुए चुनाव में पार्टी को मिली जीत का श्रेय भी पटेल को ही दिया जाता है। पार्टी में उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। यही कारण है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में अहमद पटेल को कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं उनका राजनीतिक सफर क्या रहा। 1977 में राजनीतिक मैदान में ली एंट्री। 1977 में भरूच से लोकसभा चुनाव लड़ा। 1997 में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। यहाँ तक खुद इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई थी। मात्र 26 साल की उम्र में अहमद पटेल सांसद बने।
1977, 1980 और 1984 का लोकसभा चुनाव भरूच से ही जीता। 1984 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव बन गए। अहमद पटेल ने हर मौके पर सोनिया गांधी का साथ दिया। 1993 से लगातार अहमद पटेल राज्यसभा सांसद रहे थे। 2004 के चुनाव जीत के लिए पर्दे के पीछे से रणनीति बनाई। इकलौते नेता जिनका 10 जनपद में भी था दफ्तर। 2018 में अहमद पटेल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। उसमें राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अहमद पटेल को जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, जो आम आदमी से लेकर पार्टी और बड़े नेताओं की नब्ज समझते थे। कांग्रेस के लिए वो इतने वफादार रहे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी का साथ दिया और पार्टी को शिखर तक पहुंचाया। अहमद पटेल की कमी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि गांधी परिवार को भी खलेगी। न्यूज डेस्क, JK 24/7 न्यूज। गुजरात से निकलकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके बाद कांग्रेस के चाणक्य के रूप में अहमद पटेल सामने आए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अब बात किसानों की करते हैं। दरअसल किसानों की बात जब हुई तो जहन में आता है आंदोलन, क्योंकि इस वक्त किसान एक बार फिर आंदोलित नजर आ रहे हैं। आंदोलन का कारण वो किसान बिल है, कृषि बिल है, जो केंद्र सरकार लेकर आई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में किसानों का दिल्ली कूच। दरअसल पंजाब से किसान अब दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं और दिल्ली में ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बीच बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। खबर तो यह भी मिली कि जब पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया किसानों ने, तो बीच रास्ते में उन्हें हरियाणा में बॉर्डर पर रोका भी गया। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में दर्शा रही हैं कि किस तरह से किसान आंदोलित नजर आ रहे हैं। दरअसल आंदोलन की वजह वो 3 बिल हैं, वो 3 कानून हैं जो अब बिल जो कानून का रूप ले चुके हैं, कृषि कानून, उसका विरोध लगातार ये किसान कर रहे हैं। कह रहे हैं कानून हमारे हक में नहीं है। तूफान। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात चक्रवात निवार की करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से उपजा ये चक्रवात अब लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से तटों पर लैंडफॉल कर चुका है। आपको बता दें कि इसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। चक्रवात का असर अब कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। चेन्नई और कांचीपुरम में तेज बारिश हो रही है। आपको 4 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है, किस तरीके से मौसम का मिजाज इस तूफान के बाद से बदल रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और बारिश से कई परेशानियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि तूफान के मद्देनजर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कल के लिए 2 निर्धारित ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। तो चक्रवात इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक होता नजर आ रहा है। काफी कुछ यहां पर इसने तबाही भी मचाई है और अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी ममता को आज इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।